नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मन का लाइव संपूर्ण में। मैं मोहनीश गोहे आपके साथ लेके आया हूं एमपीपीएससी के 100 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके आने वाले पेपर के लिए। तो आज बहुत कुछ है हमारे जानने और समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 50 प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, गोंड वंश की राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? देखिए, मध्य प्रदेश में गोंड डायनेस्टी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी रही है और इसकी राजनीतिक सत्ता की जानकारी हमें रामनगर के संस्कृत अभिलेख, जो कि हमारा सी आंसर है यहाँ से हमें प्राप्त होती है। और ये अभिलेख जो है ये मंडला में स्थित है। यहाँ पे यादव राय से लेके हृदय शाह तक लगभग 54 शासकों का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्वास्तिक स्तूप निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए, स्वास्तिक स्तूप के विषय में जो जानकारियाँ प्राप्त होती है वो ये होती है कि ये किसी बुद्धा दंडा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें ये स्थान देखने को मिलता है जो कि सिंगरौली जिले में स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि 8 से 10 पाषाणों को जोड़ के एक स्वास्तिक की आकृति दी गई है, तो वो स्तूप ये वाला स्तूप है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है सिंगरौली। ठीक, तीसरा प्रश्न है हमारा कि मूलतः कहावतों में व्यक्त होने वाली मध्य प्रदेश की बोली कौन सी है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप जानते हैं कि कहावतों के माध्यम से जो भी चीज़ कही जाती होगी तो कितनी इंटरेस्टिंग होगी। और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य जैसे कि आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य है ना, बहुत सारे ज़िले हैं, क्षमा चाहूँगा, बहुत सारे ज़िले हैं। उनमें से एक है भिंड। तो भिंड में आपको भदावरी बोली सुनने को मिलेगी। तो भदावरी जो है ये भिंड में बोली जाती है और कहावतों में मुख्यतः ये अभिव्यक्त होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ग्वालियर और मुरैना में भी इसे बहुसंख्यक लोग बोलते हैं, तो कहावतों में ये व्यक्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश की महान विभूति कहें हम तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जिन्होंने अपने साहित्य सृजन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। आप जानते ही हैं कि इन्होंने बिखरे मोती, वीरों का बसंत या झांसी की रानी आदि लेखों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का काम किया था। अब इनकी जो कर्मस्थली रही है वो रही है जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान की स्मृति समारोह आयोजन किया जाता है और इनकी सृजन पीठ भी जबलपुर में है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि वीरों के बसंत से हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, कैसा हो वीरों का बसंत। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया था। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि इंदौर घराने के संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, इंदौर घराना मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस घराना है जो कि संगीत से संबंधित है। सन 1813 में इंदौर में आमिर खां साहब जन्मे थे और आमिर खां साहब एक बहुत ही मंझे हुए सिंगर थे जिन्होंने बहुत सारे ख्याल गायकी में अपना काम प्रस्तुत किया है और इन्हें भारत सरकार द्वारा विभिन्न अलंकरणों से भी विभूषित किया गया है। तो आप ये जान लें कि बहुत ही बढ़िया काम किया था आमिर खां साहब ने, और उन्होंने ही इंदौर घराने की स्थापना मध्य प्रदेश में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, रीना नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखिए, रीना, टीना, ये सारे जो नृत्य हैं ये गोंड जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं। इसके विषय में एक विशेष बात यह है कि आप देखेंगे एक उत्सव होता है आदिवासी समुदाय में, उसका नाम है गिरजा उत्सव। तो गिरजा उत्सव के भीतर यही नृत्य, रीना नृत्य को किया जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किस प्रसिद्ध रंगकर्मी का नाटक था? ठीक है, चरणदास चोर नाटक के विषय में पहले बता दूं मैं आपको कि एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल 1987 में इसे बेस्ट ड्रामा का अवार्ड मिला था और ये अवार्ड पाने वाला चरणदास चोर नाटक पहला नाटक था।
इसको बनाने का श्रेय जाता है हबीब तनवीर जी को। हबीब तनवीर का जन्म वैसे तो हुआ था रायपुर में, परंतु इन्होंने हिंदू मध्य प्रदेश में काफ़ी काम किया है और भोपाल में इनकी 2009 में इनकी मृत्यु भी हो गई है। इनका और नाटक देखेंगे हम तो मृच्छकटिकम इनका एक बहुत ही फेमस नाटक रहा है जो प्ले हुआ है। 1972 के आसपास ये राज्यसभा में भी मध्य प्रदेश की तरफ से मनोनीत किए गए थे। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि दार्शनिकों के मध्य अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे। देखिए, अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध तो भवभूति थे, ये आपको भी पता है, लेकिन इनका जो मूल नाम था वो था श्रीकंठ। अब इनकी कृतियाँ इतनी महान थी कि इन्हें अम्बेक के नाम से भी लोग जानते थे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मालती माधव, उत्तर रामचरित्र इनकी रचनाएं हैं। देखिए, उत्तर रामचरित्र के विषय में ये कहा जाता है कि ये पहला नाटक है जो कि एक दुखांत रूप में जिसका अंत हुआ है, जिसका अंत सुखद नहीं हुआ है। ठीक, तो ये वो हैं। और ये रहते कहाँ थे, तो ये एक्चुअली कन्नौज में राजा यशोवर्धन के दरबार में ये 7वीं सदी में विभूषित हुआ करते थे, तो वहीं से अपना सारा काम ये करते थे। हमारा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भवभूति। ठीक है, अगला प्रश्न है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। ठीक, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये किस लेखक की रचना है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक व्यंग है, और आप जानते ही हैं कि व्यंग में सबसे आगे मध्य प्रदेश में शरद जोशी जी रहे हैं। इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो रवीश कुमार को प्राप्त हुआ था पिछले मर्तबा। इसके अतिरिक्त आप बहुत सी चीज़ देखेंगे, जैसे कि इनकी रचनाओं में होगा जीप पर सवार इल्लियाँ, या आप देखेंगे लापतागंज जो कि सब टीवी पर आता था, बहुत ही फेमस इनका शो था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो शरद जोशी होगा। ठीक, इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि प्रसिद्ध रेवा कुंड कहाँ स्थित है। देखिए, रेवा कुंड का सीधा सीधा संबंध जो है वो मांडू से है, और ऐसा माना जाता है कि राजा बाज बहादुर ने अपनी प्रियसी रानी रूपमती महल में पानी की आपूर्ति के लिए इस कुंड का निर्माण करवाया था। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो है वो है मांडू। ठीक, अगला प्रश्न है कि घोड़ा डोंगरी बैतूल में जंगल सत्याग्रह का आयोजन एवं नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए, 1930 में जब अंग्रेज़ों द्वारा जंगलों पर अतिक्रमण किया गया था, उन्हें अपने अंडर में, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जंगलों को अपने अंडर में लिया था, तो महात्मा गांधी के आह्वान में सन 1930 में गंजन सिंह कोरकू ने इस सत्याग्रह का आयोजन एवं नेतृत्व किया। आज़ादी के उपरांत एक और विशेष बात है कि अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ने के लिए 5 रुपये का इनाम घोषित किया था, और आज़ादी के उपरांत इन्होंने जन जागरण का बहुत काम किया, परंतु दुर्भाग्यवश इनकी बहुत ही दुर्गति हुई। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहास में इन्हें भुला दिया गया, इतने महान व्यक्ति को। और बहुत आज भी इनके परिवार के लोग घोड़ा डोंगरी के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे इनको कोई विशिष्ट सम्मान प्राप्त नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, किस जिले में है। तो देखिए, जबलपुर जिले में इसका सही आंसर जबलपुर है, जहाँ पर सकोली क्रम की चट्टानें बहुसंख्यक मात्रा में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस नदी में कछुए की प्रजाति जियोकेलोन एलिगेस पाई जाती है। देखिए, ये एक विलुप्त होने वाले कछुए हैं और इसलिए ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये है चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता है उत्तर में बहती है मध्य प्रदेश के, और यहीं पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कंठाल की गंगा किस नदी को कहा जाता है। देखिए, कंठाल की गंगा वैसे तो माही नदी को कहा जाता है। माही नदी के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
और ये अपने आप में जीएस का भी प्रश्न बन जाता है। तो एमपी के साथ साथ एक जीएस भी आपका तैयार हो जाएगा कि कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है? बहुत ही सिंपल है, जो कि पान में जो कत्था लगता है वो कत्था जो है वो बनाया जाता है खैर लकड़ी से। ठीक है, तो खैर लकड़ी के माध्यम से हम देखते हैं कि हमें खैर लकड़ी से हमें कत्था प्राप्त होता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है? ठीक, तो डेटा के अनुसार लगभग 40% मध्य प्रदेश की भूमि ऐसी है जो कि वन विहीन है। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में वन पाए जाते हैं, सागौन हो या साल हो या पलाश हो, जो कोई भी हो, सारे वन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? देखिए, यूरेनियम के भंडार यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, शहडोल और बैतूल। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में भी फिलहाल इसके बहुत सारे हमें भंडार मिले हैं, परंतु अभी जो मान्य रूप से है हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा है वो है शहडोल। तो शहडोल ज़िले में हमें बहुत भारी मात्रा में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना मनरेगा की उप योजना है, जिसे इसलिए लाया गया था ताकि कृषकों को खेत से अपने सड़कों तक के जोड़ा जा सके और कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सके। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2014 से हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 1 जनवरी 2014। अगला प्रश्न है हमारा कि जोबट बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए भाई, हथनी नदी पर है ये। ठीक है, हथनी नदी पर जोबट नदी बांध परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी किस सन में स्थापित हुआ? देखिए, राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी था, जिसकी स्थापना सिर्फ इसलिए की गई थी कि नेपा नगर का जो प्रिंटिंग प्रेस है उसे विद्युत की आपूर्ति की जाए। प्रारंभिक में जब ये बना था ना, तब उस समय 17 वॉट था, 17 वॉट ही बिजली निर्मित कर पा रहा था। उसके उपरांत इसे 100 वॉट तक का अभी कर दिया गया है। तो ये स्थापित कब हुआ था? इसकी स्थापना थी 1953 में। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्व वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक में आप सभी जानते हैं कि सामान्य लोग रहते थे, आडंबर नहीं था, धर्म बिल्कुल सीधा और साफ और सच्चा था। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई देता है वो है प्रकृति पूजा और यज्ञ। चूँकि लोग प्रकृति पूजक थे और यज्ञ के माध्यम से ईश्वर को अपनी भेंट प्रस्तुत किया करते थे, ईश्वर को अपनी प्रार्थना भेजा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है हमारा कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। देखिए, कलिंग युद्ध हिंदुस्तान में और मौर्य डायनेस्टी में एक बहुत ही युगांतकारी घटना थी। कहते हैं कि अशोक जब अपने राज सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष वहाँ पर गया, जब उसने कलिंग युद्ध किया और कलिंग में उसने हज़ारों लोगों का नरसंहार किया, तब उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसके बाद से हम धम्म की परिकल्पना देखते हैं। तो पूरे दुनिया को एक नया सवेरा देखने को कलिंग युद्ध के बाद मिला। इसका विवरण हमें सीधे तौर पर 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। देखिए, हर्ष एक बहुत ही महान शासक थे वर्धन वंश के। इनको दक्षिण में, इनके जो दक्षिण अभियान के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है तो वो हमें बताते हैं पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध हुआ था और इसके उपरांत ये दक्षिण में आना इनका निषेध हो गया था, वहाँ पे हार गए थे। लेकिन इनके जो दरबारी कवि है बाण भट्ट, वो युद्ध का वर्णन तो देते हैं लेकिन इसका निर्णय नहीं बताते हैं। ठीक है, और बाण भट्ट कहाँ के भाई? तो बाण भट्ट भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, मेंस में भी आएगा और प्रीलिम्स में भी इस बार कई बार आता है।
अगला प्रश्न है हमारा कि 1025-26 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हो रहा था तो वहाँ का शासक कौन था? इसका आंसर है वहाँ उस समय शासन था भीम प्रथम। भीम प्रथम ने उस हमले को रोकने का प्रयास किया। अगला है अमुक्तमाल्याद किस शासक की रचना है? देखिए, अमुक्तमाल्याद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना देखने को मिलेगी आपको संगम वंश की, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। आपको पता है कि संगम में 4 डायनेस्टियाँ रही हैं, संगम, सुलुव, तुलुव और अराविडु। तो तुलुव वंश के एक महान शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के विषय में ये कहा जाता है कि बाबरनामा में भी बाबर ने इनका जिक्र किया है कि हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक ये उस समय हुआ करते थे। ठीक, तो इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अमुक्तमाल्याद। और इसका विषय अगर इसका शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें लिखा है माला पहनने वाला और माला पहनाने वाला, यह अमुक्तमाल्याद का मतलब है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा 26वां प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। देखिए, अकबर बहुत ही सहिष्णु शासक थे। इन्होंने सन 1875 में धर्म से संबंधित जानकारी के लिए इबादत खाने की स्थापना की थी। उसी क्रम में इन्होंने हरविजय सूरी नामक जैन संत को ये मिले और उन्हें जगत गुरु की उपाधि इन्होंने दी थी। और यही एक महान शासक की जो विशेषताएं होती है वो यही सब होती हैं कि वो किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझता है। अगला प्रश्न है हमारा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? देखिए, नील किसानों की बहुत ही दुर्दशा थी और कई सारी प्रथाएं उनसे करवाई जाती थी, बेगार करवाया जाता था और अब बिना वजह अपनी ज़मीनों पर नील को उगाया जाता था। चंपारण एक बहुत प्रमुख क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटिश काल के दौरान नील उपजाई जाती थी। इस उनकी दुर्दशा को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्र ने अपना एक उपन्यास या अपनी एक किताब लिखी जिसे हम नील दर्पण के नाम से जानते हैं। तो किसने लिखी नील दर्पण? दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ठीक, देखिए, ये स्टेटमेंट स्वामी दयानंद सरस्वती का है, जिनको हम आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि कितना भी अच्छा शासन क्यों ना हो, वो हमारे खुद के शासन को रिप्लेस नहीं कर सकता या उससे अच्छा नहीं हो सकता है। इसी क्रम में उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी और सबसे पहले स्वदेशी नामक चीज़ या स्वदेशी नामक शब्द की, स्वभाषा, स्वदेश की बात उन्होंने, स्वधर्म इत्यादि की बात उन्होंने कही। तो इसका आंसर जो हमें दिखाई देता है वो है दयानंद सरस्वती। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? देखिए, बटलर कमेटी का गठन किया गया था भारत सरकार एवं देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए। देखिए, आपको ये बात पता है कि हिंदुस्तान में इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देसी रियासतें मिलकर काम कर रही थी, परंतु इनके कुछ मतभेदों को मिटाने के लिए बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था, परंतु इससे बहुत ज़्यादा कुछ निर्णय नहीं निकल पाया। इस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि इसी के बाद हम कहें कि महात्मा गांधी के रूप में तब्दील हुए। गांधी को महात्मा गांधी बनाने में इस घटना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था सिर्फ ये कह के कि वो एक काले व्यक्ति हैं। अच्छा, ये जो काले गोरे की जो नीति होती है या जो रंग भेद होता है उसे अपर्थिड कहते हैं, है ना, रंग भेद। ये प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बार पूछा भी गया था। ये जगह का नाम है पीटरमैरिट्सबर्ग, तो इसका आंसर बी है। पीटरमैरिट्सबर्ग में गांधी जी को ट्रेन के बाहर निकाल दिया गया था सिर्फ ये कह के कि वो एक काले व्यक्ति हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि लघु हिमालय स्थित है। देखिए भाई,
हिमालय जो है वो फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, और इसके बहुत सारे वलय हमें देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, यहाँ वृहद हिमालय है, यहाँ लघु हिमालय है और यहाँ शिवालिक है। यही है 4। तो यहाँ पे जब ये 4 चीज़ें हैं, हमसे पूछा गया है कि लघु हिमालय कहाँ है, तो ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। तो इसका सीधा आंसर है कि वृहद हिमालय और शिवालिक के मध्य हमें ये देखने को मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? देखिए, सबसे पुराने तेल भंडार के विषय में हमारी जो जानकारी है वो यही है कि असम के डिगबोई में, तिनसुकिया जिले में ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहला है और 1901 में यहाँ पे तेल उत्खनन का काम चालू किया गया था, जो कि एशिया की पहली रिफाइनरी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई? देखिए भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कमी जो हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है -0.6% के साथ नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, या सबसे कम क्या कहें, इसको तो माइनस ही कहना चाहिए ना, माइनस में है, कोई लोग नहीं बढ़े यहाँ पे और कम हो गए लगे तो। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है केरल और तीसरे नंबर पर आता है गोवा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? देखिए, 2004 में हिंदुस्तान में बहुत खतरनाक सुनामी आई थी, विनाशकारी प्रभाव लेकर आई थी। तो सरकार ने 2007 में इसके प्रभावों को देखने के लिए हैदराबाद में एक सुनामी वार्निंग सेंटर को स्थापित किया, प्रारंभ किया, और ये बताने का प्रयास किया गया कि अगर हिंदुस्तान और जो हमारे कोस्टल एरिया के और जो हमसे सटे देश हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम अपनी क्यूरीज को उनके साथ बांटें, और अगर कोई भी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो उनके साथ हम साझा करें। इस बात को लेकर 2007 में सबसे पहले हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर लाया गया था। प्रश्न है 35वां कि किस ग्रह, मतलब ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए भाई, हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो पहला तो आंसर यहाँ पे बुध हमको दिखाई दे ही रहा है। दूसरा आपको पता है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जिसका कोई हमें उपग्रह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगला है कि विषुव या विषुव वर्ष को 2 काल जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं वो कौन सा है? देखिए, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और हमने 3 रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी को बांट रखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। हम ये बात भी जानते हैं कि कर्क और मकर रेखा के ऊपर सूर्य का गमन नहीं होता है। ठीक, तो ऐसी 2 तिथियां हैं हमारे यहाँ जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन सूर्य जो है पृथ्वी इक्वेटर पर पड़ता है। ठीक है ना, देखिए ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, और ये क्या है? विषुवत रेखा, या जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य इस जगह पर चमकता है जिस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं बराबर। ठीक है भाई, तो ये है हमारा आंसर। आंसर क्या बताया मैंने आपको? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में रक्षा उत्पाद फैक्ट्रियां कितनी हैं? रक्षा उत्पाद फैक्ट्रियों की बात करेंगे तो इसका सीधा सीधा आंसर तो है 6। सबसे ज़्यादा है जबलपुर में। जबलपुर में 4 फैक्ट्रियां हैं, एक इटारसी में है और एक कटनी में है। ठीक, तो ये 6 फैक्ट्रियों के माध्यम से रक्षा उपकरणों का निर्माण हमारे यहाँ होता है। अगला प्रश्न है, भारत का निजी क्षेत्र में एकल शस्त्र निर्माण उद्योग मालनपुर भिंड में है, यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था?
इसका सही उत्तर है इजराइल। देखिए, पहली बात तो ये कि एक ये लघु शस्त्र निर्माण उद्योग कंपनी है, ठीक। इसकी स्थापना अगर देखेंगे आप तो 4 मई 2017 को हुई थी और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर। तो इजराइल के सहयोग से मालनपुर भिंड में हमने एक छोटे स्तर की फैक्ट्री को स्थापित किया है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फार्मा पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर है सीधा सीधा धार। धार में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फार्मा पार्क स्थापित है, ठीक है भाई। अगला है, फिर एक और फैक्चुअल क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना किस सन में की गई थी? इसका आंसर है 1961 में। लघु उद्योग एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एमएसएमई के माध्यम से ही आप जानते हैं कि हमारा देश प्रगति कर पाएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री जी बहुत बार इस बात को कहते हैं कि हमें मेक इन इंडिया बनाना है, एमएसएमई को आगे बढ़ाना है, ठीक। अगला प्रश्न है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, इस बात को संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? देखिए, जब पॉलिटी पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि 164(1) के तहत राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की करते हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य सूचना अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है? देखिए भाई, मध्य प्रदेश में फिलहाल तो 5वां वित्त आयोग काम कर रहा है। अनुच्छेद 243 आई के तहत, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं हिम्मत कोठारी जी, ठीक। अब अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए भाई, मध्य प्रदेश में जो कार्यशील जनसंख्या है उसका सीधा 2011 की जनगणना के अनुसार उसका प्रतिशत तो है 43.50%, ठीक। अगर हम संपूर्ण देश में देखें ना तो आप पाएंगे कि लगभग 39% लोग जो हैं वो कार्यरत हैं, कहाँ पे? हमारे देश में। तो उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश एक मामले में आगे निकल ही गया। चलिए अब सेक्टर देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चूंकि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है, उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पे नहीं है, तो बहुसंख्यक लोग जो हैं हमारे वो प्राइमरी सेक्टर में यानी कि खेती किसानी में अपने कामों को करते हैं, ठीक। अगला एक बहुत ही शर्मसार करने वाला प्रश्न है, दरअसल एक कलंक है मध्य प्रदेश के ऊपर कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है। हमारी स्थिति सहारा की उन गरीब से गरीब कंट्रियों से भी बदतर है। एक शब्द में कहें तो हमारी शिशु मृत्यु दर में हमारी स्थिति बद से बदतर है। हमारे यहाँ 48 बच्चे शिशु दर के अंतर्गत आते हैं। एक बहुत ही बड़ा कलंक है ये मध्य प्रदेश के ऊपर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। बहुत जल्दी निपटाने के लिए न्याय को फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि न्याय में विलंब होना अपने आप में न्याय की मृत्यु के समान है। उस उद्देश्य से सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2001 को स्थापना की गई थी पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की, और फिलहाल हमारे प्रदेश में 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं वो कार्यरत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की भू राजस्व बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है। तो ये है ग्वालियर में, क्योंकि राजस्व संबंधी जितने भी संस्थान आपको देखने मिलेंगे लगभग मैक्सिमम आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि
राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत हम देखते हैं कि 23 मार्च 1999 को, देखिए कई जगह पे 1998 भी आपको देखने मिलेगा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? देखिए जब मध्य प्रदेश में विभाजन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह थे और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने थे वो अजीत जोगी जी थे, जिनका हाल ही में निधन अभी हो गया। 50वां प्रश्न है कि कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है ये, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक लिस्ट के अनुसार कि कौन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे और कौन हमारे यहाँ नहीं रहे, ठीक है। तो राज्यपाल भी देखना पड़ेगा इसी क्रम में हमें। तो हम जानते हैं कि केसी रेड्डी, पाटस्कर और सरला ग्रेवाल ये तीनों हमारे यहाँ राज्यपाल रहे हैं, परंतु गोविंद नारायण सिंह जो हैं ये हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के 5 मुख्यमंत्री के रूप में गोविंद नारायण सिंह को जाना जाता है। देखिए इसमें 1 से लेकर 50 प्रश्नों को हमने अभी डिस्कस किया। इन प्रश्नों का डिस्कशन बहुत ही स्मूथली हुआ है और मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ आया होगा। तो कृपया कर इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।